नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि आप सभी मित्र जो है स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे और वह इस महामारी से बचे हुए होंगे और सभी मित्र जो है वो अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां हैं वो आई हुई है और सभी दोस्त हर प्रकार की वीडियोस देख रहे होंगे। तो मित्रों, हम आप सभी के लिए एक छोटी सी सहायता लेके आए हैं और वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। क्योंकि आप सभी मित्र जो है थ्योरी के माध्यम से आप सभी ने तैयारियां की है, तो क्यों ना आज हम उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से उस तैयारी को बारीकी से परखें और उसको जाने कि हमने जो अपनी तैयारी की है वो किस लेवल तक कर रखी है, ताकि हमें भी उस तैयारी के बारे में ज्ञान या ज्ञात प्राप्त हो सके कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो प्रथम प्रश्न रहेगा कुछ इस प्रकार से कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। प्रश्न है हमारा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा स्वामी विवेकानंद, बी रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों बताइए कि इसमें से आपका जो है वो सही आंसर क्या रहेगा। आपकी टाइमिंग शो है वो शुरू हो रही है, तो जल्दी से बताएं। तो इसका जो अपना सही आंसर है वो रहेगा बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आगे का अपना प्रश्न इस प्रकार से है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है एशिया और ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका यूरोप। तो मित्रों, आपको बताना है कि वह महाद्वीप कौन सा, वह महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर क्या रहेगा। इसका अपना सही आंसर जो है वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आपका आगे का प्रश्न है, सॉरी मित्रों, यहाँ पर जो है वो टाइमिंग नहीं शुरू कर पाया। आगे का प्रश्न है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन ए रहेगा महावेली गंगा, ऑप्शन बी रहेगा आपका लीना, ऑप्शन रहेगा सी ओबे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा येनेसी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि श्रीलंका की सबसे लंबी जो नदी है वो नदी कौन सी है। तो आपका टाइमिंग शुरू होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसकी जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी रहेगी वो है महावेली गंगा, यहाँ की सबसे लंबी नदी है। जबकि बाकी जो लिखित ऑप्शन है लीना, ओबे और येनेसी, ये जो है आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं। कौन से, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं जिनका मुहाना जो है शीत ऋतु में जम जाता है। तो आगे का अपना प्रश्न रहेगा, आगे का प्रश्न है औरंगजेब के गुरु कौन थे। ऑप्शन रहेगा इसका मीर मोहम्मद हकीम, ऑप्शन बी रहेगा अबुल हसन, ऑप्शन नंबर सी रहेगा मीर हाकिम, ऑप्शन नंबर जो है डी रहेगा मोहम्मद फ़कीर। तो दोस्तों बताना है कि औरंगजेब जो था उसका गुरु कौन था। तो मीर मोहम्मद हकीम, अबुल हसन, मीर हाकिम या मोहम्मद फ़कीर। तो मित्रों, इसका आंसर जल्दी से दें। तो इसका अपना जो सही आंसर है वो क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा मीर मोहम्मद हकीम जो है औरंगजेब के गुरु थे। तो अब हमारा आगे का प्रश्न रहेगा, आगे का प्रश्न है कि निम्न में से मिस्र जो देश है उसकी राजधानी कौन सी है। मिस्र की राजधानी बतानी है। तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा दोहा, और ऑप्शन नंबर बी रहेगा तेहरान, ऑप्शन नंबर सी रहेगा काहिरा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा मस्कट। तो मिस्र जो देश है उसकी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी रहेगी। तो इसकी राजधानी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी काहिरा। क्या रहेगा, काहिरा जो है वो मिस्र देश की राजधानी है। तो अब हम निम्नलिखित जो राजधानियां हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 राजधानियां हैं और हम यहाँ पर अब 4 देशों की 4 राजधानियां याद कर सकते हैं, क्योंकि जो देश बहुत हैं और उन इतने देशों की राजधानियां याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो अब हम आगे की जो है उन देशों की राजधानियां देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, तो दोहा जो राजधानी है वो किसकी है? कतर की है। किसकी है? कतर की है। और ईरान की राजधानी रहेगी तेहरान, और उसके बाद में ओमान की राजधानी है मस्कट। तो हमने पीछे देख लिया है, चार हमने राजधानियां याद कर लेंगे हम यहाँ पर। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ आप कॉपी में लिख सकते हैं कि निम्नलिखित जो चार देश है, इन चार देशों की राजधानियां कौन कौन सी रहेगी? कतर की दोहा, ईरान की तेहरान और ओमान की मस्कट। आगे के प्रश्न पर हम चलते हैं। तो आगे का प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? आपको वह दर्रा बताना है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन उल्लिखित है। नाथुला दर्रा ऑप्शन नंबर ए आपके सामने आ चुका है, और नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका नीति दर्रा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यांगयाप दर्रा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा बाडालाचा दर्रा। तो चार ऑप्शंस जो है वो आपके सामने हैं कि आपको एक दर्रा बताना है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो वो कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है? तो कृपया जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कौन, कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है नीति दर्रा। अब अगर हम बाकी जो दर्रे हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनके बारे हम देख लेते हैं कि नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ पर है? सिक्किम में। अब हम यहाँ पर चार जो दर्रे हैं वो याद कर लेंगे अच्छे तरह से। तो दोस्तों अच्छे से याद करना, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। बाड़ालाचा दर्रा रह जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, और यांगयाप दर्रा है वो है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। आगे का प्रश्न रहेगा, आगे का प्रश्न इस प्रकार से है कि कन्नौज का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यह भी बताना कि कन्नौज का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो आपको बताना है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1540 में। ऑप्शन बी रहेगा आपका 1526 में। ऑप्शन सी रहेगा 1527। ऑप्शन डी रहेगा आपका 1539 में। तो दोस्तों बताइए कि कन्नौज का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो इसका आपका सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब हम चार और युद्ध भी याद कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1540 में। कन्नौज का जो युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था 1540 में कन्नौज का युद्ध। और 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और 26 और 27 ये जो युद्ध है ये बाबर से संबंधित है। 1526 में हुआ था पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के मध्य। अब आगे के प्रश्न की अगर हम बात करें, तो आगे के प्रश्न पर चलते हैं। आगे का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी रहेगा विक्टोरिया झील। ऑप्शन सी रहेगा सुपीरियर झील। और ऑप्शन डी रहेगा टांगानिका झील। तो जल्दी से बताएं कि विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका अपना देखे जाए तो यहाँ पर भी अब चार झीलें हैं, और इन चार झीलों को भी हम याद कर सकते हैं। तो इसका अपना सही आंसर जो है क्या रहेगा? टांगानिका झील विश्व की सबसे जो है वो लंबी मीठे पानी की झील है। अब हम आगे इनका थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं कि किस प्रकार से। तो ये जो टांगानिका झील है इसके बारे में जानते हैं पहले कि इसकी जो लंबाई है, क्योंकि विश्व की यह सबसे लंबी झील है टांगानिका। जब लंबी झील है तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 660 किलोमीटर। और उसके बाद में यह विश्व की, संसार की दूसरी सबसे गहरी झील है। क्या है? विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, जिसकी गहराई कितनी है? 1436 मीटर। इसके बाद में रहेगा, और विश्व की सबसे पहली गहरी झील के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देख लिया है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो टांगानिका झील है 1436 मीटर। अब विश्व की सबसे पहली गहरी झील रहेगी वो कौन सी है? बेकोल झील। कौन सी रहेगी? बेकाल झील, जिसकी गहराई क्या है? 1620 मीटर है इस झील की गहराई। अब हम चलेंगे आगे के प्रश्न पर। तो आगे का प्रश्न रहेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक है
झारखंड ऑप्शन बी रहेगा, उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी रहेगा, गुजरात और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका अपना सही आंसर जो है क्या रहेगा, जल्दी से बताने की कोशिश करें मित्रों। तो इसका अपना सही राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे का अपना जो है वो प्रश्न रहेगा, आगे का प्रश्न है कि अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका का जो प्रमुख खजूर उत्पादक देश है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए रहेगा सोमालिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका मिस्र, ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा जिबूती, ऑप्शन नंबर डी है घाना। तो ये 4 देश हैं अफ्रीका के। तो अफ्रीका के इन 4 प्रमुख देशों में से वो खजूर उत्पादक देश कौन सा है? तो वो खजूर उत्पादक देश जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा, मिस्र। मिस्र जो है अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश है। तो अब आगे का अपना प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? हमें विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीप के बारे में बात करनी है। तो ऑप्शन ए रहेगा न्यूमूर द्वीप, ऑप्शन नंबर बी रहेगा गंगा सागर, ऑप्शन नंबर सी है उमानंद और ऑप्शन नंबर डी है मांजुली द्वीप। तो कौन सा रहेगा इसका? तो इसका अपना सही आंसर जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है। और विश्व का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो उमानंद है। कौन सा है? उमानंद। आप यहाँ पर देख सकते हो कि विश्व का सबसे बड़ा और छोटा दोनों यहाँ पर है। सबसे बड़ा मांजुली और सबसे छोटा कौन सा हो गया? उमानंद। और दोनों एक ही नदी के अंदर है और वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और गंगा सागर जो ये द्वीप है ये हुगली नदी के अंदर स्थित है। हुगली नदी का जो मुहाना है, मुहाना से लेकर के 20 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी के अंदर तक स्थित है। इसके बाद का जो प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसके बाद का प्रश्न रहेगा कि विश्व में सर्वाधिक समुद्री तटीय रेखा की लंबाई वाला देश कौन सा है? विश्व में आपको बताना है कि जो तटीय रेखा होती है वो तटीय रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए रहेगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी है आपका चीन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? विश्व में सर्वाधिक समुद्री तटीय रेखा की लंबाई वाला देश कौन सा रहेगा? बिल्कुल इसका आप आंसर दे रहे हैं, कौन सा देंगे? बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो है, हाँ जी बिल्कुल बी नंबर रहेगा, कनाडा। क्या रहेगा? कनाडा जो है विश्व में सर्वाधिक समुद्री तटीय रेखा की लंबाई वाला देश है। हम इसके एक्सप्लेन को देख लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी मित्रों, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अगर हम इसकी बात करें नदी द्वीप के बारे में, सॉरी मित्रों लंबाई के बारे में, इस तटीय रेखा की लंबाई के बारे में, तो इस जो कनाडा देश है, कनाडा की लंबाई 2,02,080 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है। और उसके बाद दूसरा स्थान नॉर्वे का आता है। आगे का प्रश्न है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? क्या रहेगा? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए रहेगा बैरकपुर, ऑप्शन इसका बी रहेगा लखनऊ, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी रहेगा कटक। तो दोस्तों जल्दी से बताएं कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट रहेगा, नागपुर। क्या रहेगा? नागपुर में है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। तो आगे का प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी भारत की किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी रहेगा मुंबई, ऑप्शन सी रहेगा अहमदाबाद, ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। तो मित्रों बताएं कि भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आप सभी का जो आंसर है मेरे ख्याल से सही रहेगा। और वो क्या है? हाँ जी मित्रों बताने की कोशिश करें। इसका अपना राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल आप सभी के सामने है, ऑप्शन नंबर बी मुंबई रहेगा। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद जो है प्रश्न, अंतिम प्रश्न रहेगा आज का अपना कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए है
नर्मदा, ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा शरावती, ऑप्शन नंबर सी रहेगा कावेरी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा चंबल। तो दोस्तों बताइए कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वो शिव समुद्रम जलप्रपात के लिए कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर जो है सी रहेगा कावेरी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कावेरी नदी पर जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। इसके बाद आज का अपना ये अंतिम प्रश्न था, लेकिन हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो सॉरी मित्रों, ये जो पहले की प्रश्न का जो एक्सप्लेन है वो यहाँ पर आ चुका है कि कनाडा का स्थान ये था, नॉर्वे का स्थान आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर हम बात क्या कर रहे थे, शिव समुद्रम जलप्रपात की बात कर रहे थे, तो ये कावेरी नदी पर है और 90 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पर जल गिरता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज जो है वो काफ़ी समय के बाद में हमने क्लास शुरू की है, तो त्रुटि होना सरल सी बात है, संभावना हो जाती है त्रुटि होने की। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, और आगे से हम आशा करेंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही। अब हम आगे की और क्लासें देखेंगे। अगर आपका भी कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। तो धन्यवाद मित्रों।